Hello everyone, you are again welcome in the lecture series of Fundamentals of Agronomy, and this is topic crop nutrition 2, and in this topic we can discuss mechanism, absorption and criteria. अब समझते हैं मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म से न्यूट्रिएंट अपटेक होते हैं प्लांट में। तो पहला आता है मास फ्लो। तीन तरीके हैं, मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन। मास फ्लो का मतलब पूरे मास में जाते हैं, एक साथ जाते हैं। और वो कैसे जाएंगे? वो जाएंगे जब हाइड्रेटेड कंडीशन होगी, जब सोयल सॉल्यूशन में होंगे। और सोयल सॉल्यूशन में कब जाते हैं? ट्रांसपीरेशन पुल के द्वारा जाते हैं। तो ट्रांसपीरेशन पुल से जो मूवमेंट होगा न्यूट्रिएंट्स का पानी के साथ, वो क्या कहलाएगा? मास फ्लो कहलाएगा। और जो नाइट्रेट और कैल्शियम, ये मुख्यतः दो ऐसे एसेंशियल एलिमेंट हैं, जो नाइट्रोजन और कैल्शियम, जो प्लांट को मास फ्लो के थ्रू आसानी से चले जाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ से हायर कंसंट्रेशन है, प्लांट में लो है, तो इस तरफ मूव करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। पोटासियम और फास्फोरस आयंस मोस्टली इस प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से, प्रक्रिया से प्लांट के अंदर मूव करते हैं। और थर्ड है रूट इंटरसेप्शन, जिसमें रूट का फिजिकल कांटेक्ट होगा सोयल के पार्टिकल्स के साथ, जो न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करे रखते हैं। तो उसके द्वारा, उस फिजिकल टच के द्वारा प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? रूट इंटरसेप्शन। तो तीन तरीके से गए, मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन। हमें आयंस का पता चला, नाइट्रेट और क्लोरीन मास फ्लो, और फास्फोरस और पोटास डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं। और रूट इंटरसेप्शन का थोड़ा पार्ट होता है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स सीधा मूव करते हैं। इस फैसिलिटेड में दो चैनल्स होते हैं। पहला है प्रोटीन चैनल, जिसमें सीधा चैनल होता है, जो हायर कंसंट्रेशन से उससे लोअर कंसंट्रेशन में सीधे चले जाते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है। वैसे जैसे नहर के ऊपर से जो पुड़िया गुजरता है, उसके नीचे से पानी गुजर जाता है, उसी प्रकार ये हमारे फ्लो का काम करता है। दूसरा है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या करेंगे? उनके अंदर स्पेसिफिक साइज होती है, वो दूसरी साइड से एंट्री कराएंगे, फिर ये इस साइड से बंद रहेगा, और जब सेल के अंदर जाएंगे तो पीछे से बंद हो जाएगा और आगे खुल जाएगा। तो कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये मूव करता है। अब रूट के अंदर क्या होता है? रूट के अंदर जब न्यूट्रिएंट चला गया, चाहे वो एक्टिव से जाए, चाहे पैसिव से जाए, चाहे वो डिफ्यूजन से जाए, एब्जॉर्ब करे, चाहे वो मास फ्लो से जाए, या फिर वो रूट इंटरसेप्शन जाए, तो दो मूवमेंट होते हैं इनसाइड, एक सिम्प्लास्टिक मूवमेंट और एक एपोप्लास्टिक मूवमेंट। सिम का मतलब सिंपली जिसके अंदर लाइफ हो, यानी साइटोप्लाज्म के थ्रू जो मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? सेल टू सेल जाएगा, तो वो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट रहेगा, उसको सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कहेंगे। और जो सेल वॉल या इंटरसेलुलर स्पेसिस से जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम? एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहेंगे। एपोप्लास्टिक में क्या आती है? सेल वॉल आती है और इंटरसेलुलर स्पेसिस आते हैं। और जबकि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट करेगा, वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू न्यूट्रिएंट्स एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। इस प्रकार ये न्यूट्रिएंट मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी रूट के अंदर। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू रूट सरफेस। रूट सरफेस पे कैसे है? हमने पढ़ा था शुरू में ही, रूट इंटरसेप्शन का था, और मास फ्लो था, और डिफ्यूजन था। अब उन प्रक्रियाओं में क्या चेंज होता है, चीज़ें कैसे वो डिफ्यूजन होगा? तो क्या होगा? पहले है इसमें सोयल सॉल्यूशन थ्योरी, जिससे जो न्यूट्रिएंट है वो रूट सरफेस तक आएगा। सोयल सॉल्यूशन थ्योरी, इसका मतलब पानी है, हाइड्रेटेड है, मास फ्लो का जिक्र है कोई, और दूसरा है डिफ्यूजन, यानी कोई कंसंट्रेशन का है लेकिन अब भी सोल्युबल फॉर्म में है। तो इसका मतलब सोयल न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व है वाटर में और रूट सरफेस तक आते हैं, चाहे वो मास फ्लो से आए या डिफ्यूजन से आए। मास फ्लो में न्यूट्रिएंट्स और साल्ट वाटर के साथ मूव करते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट है एनर्जी के, आराम से चले जाते हैं, वाटर फ्लो के साथ चले जाते हैं। और डिफ्यूजन जो होता है वो होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। फिर है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। इसमें क्या होगा? जो रूट सरफेस है वो डायरेक्ट एक्सचेंज करता है सोयल के पार्टिकल्स के साथ आयंस का, जैसा कि हमने पढ़ा था रूट इंटरसेप्शन। तो जो रूट इंटरसेप्शन में जो रूट न्यूट्रिएंट्स लेगी, वो कैसे लेगी? जैसे ये हमारी रूट है, इसने हाइड्रोजन आयन इसके पास इसने डोनेट करेगी,
क्ले पार्टिकल के साथ पोटासियम है, तो आगे जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगी, ये जो पोटासियम क्ले पार्टिकल के साथ था ये रूट के साथ अंदर चला जाएगा और रूट की जो हाइड्रोजन आए थे वो क्ले पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसमें जिसमें सेम चार्ज होगा वो सॉइल सॉल्यूशन में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि एक एनायन दूसरी एनायन को एक एक्सचेंज कर लेगी जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा। तो सेम जो वैलेंसी होगी, सेम आयंस होंगी, वो ही एक्सचेंज हो सकती है। अब है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। अब हर के कहते हैं कि 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, तो 17 क्यों हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है कि हम किस आधार पे इनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया था आर्नोन स्टाउट ने 1939 में, और इसको और रिफाइंड किया आर्नोन ने 1954 में। इसने क्या कहा, उस एलिमेंट को हम एसेंशियल एलिमेंट कहेंगे जिसके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता। वो ना वेजिटेटिव कर पाएगा ना रिप्रोडक्टिव कर पाएगा, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। दूसरा जो डेफिशिएंसी है वो करेक्ट और प्रिवेंट केवल उसी एलिमेंट से होगी, दूसरा नहीं कर सकता। एक एलिमेंट कम है, अगर लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो रही तो दूसरा अगर हमने डाल दिया तो वो उसका जगह नहीं ले सकता। और जो एलिमेंट्स होंगे एसेंशियल एलिमेंट्स, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे मैकेनिज्म में। तो ये जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ये क्या कहता है कि क्वाइट एसेंशियल होते हैं जो नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव साइकिल के लिए। दूसरा पॉइंट, उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हम किसी दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ, और उनका स्ट्रेट और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा वो उसके मेटाबॉलिज्म का हिस्सा नहीं होते, वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसकी साइकिल को। जो ऐसे न्यूट्रिएंट जो इन तीनों आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पत्ते नहीं बचे दरख्तों पर, मौसम की मार भी भारी है, उधर पक्षी प्यासे फिरते हैं, यहाँ तालाबों का पानी खारा है, काश कोई बादल आए, बारिश हो, जान लौटे, इसी आस में सब अंबर तकते, सबकी नैना पथरीली है। तो इस लेक्चर सीरीज में हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।